तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टाइप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एरेज क्या होते हैं, एरेज के साथ साथ क्या क्या बिल्ट इन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हम रेफरेंस टाइप्स की बात करते हैं तो प्रिमिटिव टाइप से कैसे डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस उनके अंदर आने वाले हैं, स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, और हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड क्यों पड़ रही है, क्या क्या डिफरेंट लूप्स जो हमने स्किप किए थे, फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, उन सारे लूप्स को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ फंक्शंस के साथ एरेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने को इस वीडियो के अंदर, बन रही है हमारे साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इस लेक्चर को। एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो फटाफट से एक स्मूथ से फ्लो के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि ये रेफरेंस टाइप क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जब डेटा टाइप्स की बात की थी तो हमने आपको कहा था कि दो प्रकार के डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस टाइप भी हम कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे हम कोई नंबर की बात कर लें, या स्ट्रिंग की बात कर लें, या बूलियन की बात कर लें, अनडिफाइंड की बात कर लें, नल की बात कर लें, वो सारे प्रिमिटिव टाइप्स थे। अब रेफरेंस टाइप जब मैं कहता हूं तो रेफरेंस टाइप में मेनली हम तीन चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। रेफरेंस टाइप के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, रेफरेंस टाइप्स के अंदर आपके पास एरे आता है, रेफरेंस टाइप के अंदर आपके पास फंक्शंस आते हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, रेफरेंस टाइप्स क्यों कहते हैं इनको, एक बार ये समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर साइज ऑफ दैट डेटा टाइप फिक्स होता है कि मुझे पता है कि इंटीजर एक स्पेसिफिक साइज लेने वाला है, बिग इंटीजर एक स्पेसिफिक साइज लेने वाला है, बूलियन एक स्पेसिफिक साइज लेने वाला है। वैसे रेफरेंस टाइप के अंदर वो चीज़ नहीं होती। किस प्रकार से स्टोर होते हैं रेफरेंस टाइप, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं किसी प्रोग्राम की बात करता हूँ कि लेट से मेरे पास कोई भी प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम को दो प्रकार से मेमोरी अलॉट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो दो टाइप की मेमोरी आपके पास अवेलेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। उन दोनों टाइप की मेमोरी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ मेमोरी है उसका नाम यहाँ पर रखा गया है स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे के सारे आपके स्टैक मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मैं कोई इंटीजर बनाऊंगा तो वो स्टैक मेमोरी के अंदर आएगा, मैं कोई बूलियन बनाऊंगा तो स्टैक मेमोरी के अंदर आएगा, और ये आपकी हीप मेमोरी हो गई, ठीक है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे के सारे रेफरेंस टाइप जो है वो हीप मेमोरी पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिया है। एरे अभी कुछ भी एक्स वाई चीज, एक ब्लॉक मान लो कि एक ब्लॉक है जो कुछ डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो असलियत में इस ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो हीप मेमोरी के अंदर बनता है। तो ये हीप मेमोरी लेता है, पर हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए होगा, एक रेफरेंस चाहिए होगा। वो रेफरेंस स्टैक के अंदर बनता है। सो व्हेन आई क्रिएट एन एरे, लेट से मैं एक एरे क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैंने लिख दिया लेट ए आर आर, और मैंने 1 2 3 डाल दिया एरे के अंदर। एरे को अभी तुम बस एक कलेक्शन मान लो, एक डेटा स्टोर मान लो। अभी समझाऊंगा डेप्थ में एरे क्या होता है। तो जब मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है, ये 1 2 3 वाला डेटा तुम्हारा हीप मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो जाता है, और ये ए आर वाला रेफरेंस तुम्हारा स्टैक मेमोरी के अंदर आके स्टोर होता है। तो ये जो वेरिएबल है, असलियत में ये डेटा स्टोर नहीं करता। ये वेरिएबल एक रेफरेंस है इस डेटा का। तो आपका एक्चुअल डेटा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है, और ये एक्चुअल डेटा के ऊपर एक रेफरेंस आपने लगाया होता है जिसके द्वारा आप इस डेटा तक पहुंचने वाले हैं। वो रेफरेंस आपका ये वेरिएबल होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपके सारे रेफरेंस टाइप है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, उसके बाद एरे की बात भी करेंगे। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। इसको समझने से पहले, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से हम जानना चाहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर या फिर रेफरेंस टाइप के अंदर और क्या क्या डिफरेंस है, और डिटेल हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे कोड हेल्प वेबसाइट के ऊपर, codehelp.in ट्यूटोरियल सेक्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लाइट मोड कर लेंगे, अच्छा लगता है वो। जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। इसे एक बार पढ़ सकते हैं। सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा और खुल जाएगा, और चीज़ें आपको पता लग जाएगी मेमोरी एलोकेशन किस प्रकार से काम करती है रेफरेंस टाइप के अंदर, वैल्यू कॉपी किस प्रकार से होती है रेफरेंस टाइप के अंदर। तो ये आपके लिए काम आने वाला है, एक बार इस पर नज़र आप जरूर डालें, ठीक है। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। अब की वैल्यू पेयर्स क्या होता है एक बार समझते हैं। सो लेट्स से मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, लेट्स से नाम लिख दिया मैंने ओ बी जे लिख दिया ऑब्जेक्ट का। क्या तरीका है, क्या सिंटैक्स है इसको क्रिएट करने का, आपको करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। करली ब्रैकेट का यूज आपने कर लिया। अब इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिखते हैं कि भाई ये मेरी की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने बोला मेरा नाम जो है ये है, और मेरे नाम की वैल्यू क्या है, नाम की वैल्यू लव है, कॉमा मेरी एज जो है वो लिख दी। क्या एज है मेरी, एज मेरी 25 है, ठीक है जी। मैंने बोला मेरा वेट क्या है, मेरा वेट जो है वो जी 85 है,
ठीक है? ऐसे करके लेट्स से मैं कोई फंक्शन भी राइट डाउन करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट का अंदर तो वो भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि लेट्स से यहाँ पे वॉक नाम का मैंने एक फंक्शन लिख दिया, तो वॉक नाम के फंक्शन में अगेन ये नहीं राइट डाउन करना, वॉक नाम के फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया जो मैं करना चाहता हूँ। अभी कोड करके दिखाऊँगा कैसे करना होता है, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट चलते हैं हमारी कोड विंडो के ऊपर, वहाँ पर क्रिएट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 44 का फ़ोल्डर और फिर हम आगे बढ़ जाएँगे। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी index.js। इसको मैंने कर दिया क्लियर, करंट कैरेक्टर क्या है 43, बाहर निकला, मैंने बोला जाओ तुम 44, करंट लोकेशन चेक कर ली, बढ़िया चल रहा है। नोड index.js ठीक है, सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने बोला लेट obj, ठीक है? इस टाइप से इस सिंटैक्स के द्वारा मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी ये एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैंने यहाँ पर अपना नाम ऐड कर दिया कि भाई मेरा नाम क्या है, लव, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिख दिया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं आने वाला है, ठीक है? एक बार इसको अपन प्रिंट करके देखते हैं, CLGOBJ, ठीक है? तो हमने इसको एक बार प्रिंट किया, इस प्रकार चल रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया है। लेट्स से मैंने यहाँ से इसको हटा लिया होता, तब भी एग्ज़ैक्टली सेम बिहेव कर रहा होता, बिल्कुल सही। तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं? जब मेरे पास इस प्रकार से की हो कि की के बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है? तो अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा की नीड पड़ने वाली है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। देखो एरर आ गया ना? तो अब मुझे यहाँ पर इस की के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी सही से चल पाएगा। चला के देख लो, बढ़िया चल रहा है, देखो फुल नेम आ गया, है ना? तो जब आपका बीच में स्पेस हो, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करें, नहीं तो आप अगर विदाउट स्पेस की है, तो आप बिना उसके भी काम चला सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। मैंने बोला नेम मेरी ये रही, ऐज क्या है? ऐज मेरी 25 है। मैंने बोला वेट क्या है? वेट अपनी जी 85 है। और मैंने बोला जी तुम्हारी हाइट क्या है? हाइट बढ़िया है हमारी, कोई भी दिक्कत नहीं है हाइट में। मैंने बोला जी हमारी हाइट है जी 6 फीट 1 इंच और बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ख़त्म। यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया हमने, बढ़िया सुंदर सुशील बना हुआ आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और क्लियर करके थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। इसको छुपा लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और मैंने कहा नोड index.js बढ़िया चल रहा है। नेम लव है, एज 25 है, वेट 85 है और हाइट 6 फुट 1 इंच है, बहुत बढ़िया। तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है? अगेन भैया इसमें फंक्शन ऐड करने की आप कह रहे थे, आपने वो चालाकी से भुलवा दिया हमको, हैं? तो चलो एक फंक्शन ऐड करते हैं। मैंने बोला ग्रीट और ग्रीट नाम से मैंने एक फंक्शन ऐड कर लिया जो कि क्या करता है, हमने बोला फंक्शन और हमने बोला कि इसके अंदर क्या किया जाए, हमने बोला हेलो जी कैसे हो सारे। और ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, आप भैया फंक्शन वाले ब्रैकेट्स लगाना भूल गए, बहुत बढ़िया। तो आपने इस प्रकार से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, या आपने इस प्रकार से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब लेट्स से मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ। फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? इस ऑब्जेक्ट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा, मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट का ग्रीट वाला फंक्शन कॉल कर दो भाई। लॉजिकल, बढ़िया। रन किया, उसने बोल बोल दिया कि हेलो जी कैसे हो सारे। इस प्रकार से आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो आपने जस्ट अभी सीखा कि आप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैसे आप ऐसे की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एक डेटा वैल्यू हो या फिर एक फंक्शन हो, हर चीज़ पॉसिबल है। कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और लेट्स से आप चेक करना चाहें कि भाई क्या टाइप है इस ओबीजे का, तो आप टाइप ऑफ का यूज़ करके चेक भी कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ओबीजे। चलो ठीक है, रन करके देखा तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आना चाहिए, बढ़िया ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। तो बढ़िया चल रहा है। अभी तक आपने सीखा कि रेफरेंस टाइप क्या होते हैं। रेफरेंस टाइप आपको पता लग गया कि उसका एग्जैक्ट डेटा, एक्चुअल डेटा जो है हीप मेमोरी में स्टोर होगा और एक्चुअल डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको एक रेफरेंस की नीड पड़ेगी, एक पॉइंटर की नीड पड़ेगी जो कि स्टैक मेमोरी के अंदर होगा, ठीक है? ये बात हमें समझ में आती है, ये बात हमें समझ में आती है। सो जब मैं 2 ऑब्जेक्ट को आपस में कॉपी कर रहा हूँ, तो उनका रेफरेंस कॉपी हो रहा है, ठीक है? उनकी एक्चुअल डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है वो, राइट? तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ कि लेट obj2 इज इक्वल्स टू obj। तो इसका इससे हुआ क्या है, एक बार समझते हैं इससे हुआ क्या है, ठीक है? एक शैलो कॉपी बनी है। शैलो कॉपी क्या होता है समझते हैं एक बार। तो मैंने लेट्स से यहाँ पे obj वाला ये जो ऑब्जेक्ट राइट डाउन किया हुआ था अभी यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, इससे मेमोरी में इस प्रकार से आ गया होगा ये आपकी एक तो स्टैक मेमोरी हो गई कि भैया ये हमारी ओहो, मैंने बोला ये हमारी स्टैक मेमोरी हो गई और ये हमारी हीप मेमोरी हो गई। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइट डाउन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ओबीजे नाम का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर आ गया, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, जो कि इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? और जब मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ obj2 इज इक्वल टू obj, तो इससे क्या हुआ, obj2 नाम का एक रेफरेंस बन गया,
पर अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये रेफरेंस भी इसी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये शैलो कॉपी कहलाता है। शैलो कॉपी के अंदर कोई नया एक्चुअल डाटा नहीं बनेगा, नया कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेम ऑब्जेक्ट के डेटा को आप एक और पॉइंटर की सहायता से, एक और रेफरेंस की सहायता से पॉइंट करवा रहे होंगे। ये होता है आपका अगर आप ऑब्जेक्ट कॉपी कर देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आपको एक होमवर्क देता हूँ, फटाफट आप पढ़ के आएँगे 2 बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट के बारे में। एक आप पढ़ेंगे शैलो कॉपी जो हमने अभी डिस्कस किया, शैलो कॉपी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा आता है ये क्वेश्चन, और डीप कॉपी, ठीक है? शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है और कैसे आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर शैलो कॉपी और डीप कॉपी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताएँगे जी, और अच्छे जिसने सबसे पहले कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया, उसको हम अपना कोड पे गुडीज़ सेंड कर देंगे, ठीक है? ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद आते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है एरेज़, जो कि है एरेज़। एरेज़ तो सीखने आए थे हम यहाँ पे हम भैया, बिल्कुल सही। तो एरेज़ क्या चीज़ है? एरेज़ कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है भाई। एरे इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, खत्म। कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोल लो या एलिमेंट्स बोल लो, जो तुम्हारा मन करे वो बोल लो। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, खत्म। तो बहुत प्रकार की आइटम हो सकती है, नंबर भी एक आइटम हो सकती है, स्ट्रिंग भी एक आइटम हो सकती है, बूलियन भी एक आइटम हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी एक आइटम हो सकती है, फंक्शन भी एक आइटम हो सकती है। एरे के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो एरे क्या है? एक प्रकार की लिस्ट है जी। एक प्रकार की लिस्ट है जो क्या कंटेन करती है? जो कंटेन करती है अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम कुछ भी हो सकती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। तो सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है एरे को क्रिएट करने का, एक बार ये देख लेते हैं। 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं एरे लिटरल यानी इन दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके एरे क्रिएट कर सकता हूँ, पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या है कि एरे कंस्ट्रक्टर, जो भी एरे का मेरे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैं एरे क्रिएट कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं। अभी हम एरे लिटरल का यूज़ करेंगे, इसके द्वारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिंटैक्स वाइज़ कैसा होता है देखते हैं एक बार। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि एरे को दर्शाता होगा, एरे के रेफरेंस को दर्शाता होगा। तो एआरआर नाम का रेफरेंस मैंने क्रिएट कर लिया है और ये मैंने एरे क्रिएट किया। एरे में मैंने 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया। ध्यान से ऑब्जर्व करो, एरे क्या है? इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और क्या आइटम्स रखी हैं आपने? सारे के सारे नंबर रखे हैं। क्या सभी सेम रखने पड़ेंगे? मैंने कहा कोई नीड नहीं है। आप इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं एक एरे को। एक एरे का रेफरेंस ये क्रिएट कर लिया, आपने बोला यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लव है और यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे आपने कोई फंक्शन रख लिया। हर चीज़ पॉसिबल है दोस्त, ठीक है? ये बात समझ में आती है। तो अभी इसको फटाफट कोड करते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो मैंने ऊपर वाला कर दिया पूरा का पूरा कमेंट और मैंने कहा चलो एरे क्रिएशन करने चलते हैं। एरे की क्रिएशन करेंगे, क्रिएशन ऑफ एरेज़, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया, ARR, ठीक है? और मैंने बोला ARR इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, बढ़िया। पहला एरे क्रिएट कर लिया मैंने। तो क्रिएशन ऑफ एरे डन हो गई। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। बढ़िया चल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला एरे को प्रिंट कर दो। तो इससे क्या हुआ? इससे मैंने एरे की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा के देख ली। बढ़िया चल रहा है एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एक तरीका तो ये था। एंड सेकंड तरीका, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लूँ और उसके द्वारा क्रिएट करने जाऊँ, तो फटाफट डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो मैं गया यहाँ पे एरेज़ पे और एरेज़ पे जाके मैंने बोला कि मुझे एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? तो मैं फटाफट से यहाँ पे आया और मैंने बोला कि एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला लेट BRR इज़ इक्वल्स टू न्यू एरे एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक तो लव स्टोर कर लो, एक 1 स्टोर कर लो, एक ट्रू स्टोर कर लो। तो इस प्रकार से मैंने एरे क्रिएट कर लिया और इस एरे को मैंने प्रिंट करा के देख लिया एक बार कि सही से चल भी रहा है कि नहीं। तो ये आपने देखा, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। देखो आपने इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर ली, नंबर भी स्टोर कर लिया और बूलियन भी स्टोर कर लिया। तो आपने जस्ट अभी देखा कि एरे 2 तरीके से आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एरे कंस्ट्रक्टर वाला तरीका हो, चाहे वो ARR वाला तरीका हो। मैं एक बार देखना चाहता हूँ दोनों का टाइप सेम है या दोनों का टाइप डिफरेंट है, एक बार ये देखते हैं। तो मैंने बोला टाइप ऑफ ARR, देखते हैं। तो एरे जो है हमारे हिसाब से तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा टाइप ऑफ ARR एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और लेट्स से मैं BRR चेक करूँ अगर, तो BRR चेक करूँ तो BRR भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो भी तो एरे ही है, वो कोई अलग चीज़ थोड़ी है, ठीक है? तो आपने जस्ट अभी देखा एरे क्रिएशन किस प्रकार पॉसिबल है। अब थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं एरेज़ के बारे में। सो व्हेन आई राइट कि भाई ARR इज़ इक्वल्स टू यहाँ मैंने लिख दिया लव, यहाँ मैंने लिख दिया बब्बर, यहाँ मैंने लिख दिया ट्रू, यहाँ मैंने लिख दिया 45, ठीक है? तो असलियत में मेमोरी में ये कैसे स्टोर होता है, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे विजुअलाइज करने वाले हैं मैंने इसको? तो मेमोरी के अंदर आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि भाई मेमोरी के अंदर ऐसे कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर आपका एरे बना पड़ा है, ठीक है? और पहले ब्लॉक के अंदर आपने क्या रखा हुआ है? पहले ब्लॉक में आपने एक स्ट्रिंग स्टोर किया, इसका नाम है लव।
दूसरे ब्लॉक में आपने क्या स्टोर किया है, दूसरे ब्लॉक में आपने बब्बर नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर की हुई है। तीसरे ब्लॉक में आपने एक बूलियन स्टोर किया हुआ है ट्रू, और चौथे ब्लॉक में आपने 45 किया हुआ है। अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे को? मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो एरे को एक्सेस करने का एक तरीका है कि आप इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बस नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो शुरुआत हमेशा इंडेक्स की कहाँ से करते हैं आप? 0 से। तो पहले डब्बे को आप कहते हो कि 0 इंडेक्स वाला डब्बा है। दूसरे डब्बे को आप कहते हो कि 1 इंडेक्स वाला डब्बा है। तीसरे डब्बे को आप कहते हो ये 2 इंडेक्स वाला डब्बा है। अगला ऐसे ही सेम आगे सो ऑन आप चलते रहेंगे, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पे आकर बोल दूँ कि ARR ऑफ 0, इसका मतलब क्या है कि एरे के 0 डब्बे में क्या पड़ा है? आपने बोला लव, तो इसका मतलब क्या है? आंसर आएगा लव। मैं आके बोल दूँ ARR ऑफ 3, ARR के 3 थर्ड इंडेक्स वाले डब्बे पे क्या पड़ा है? 45 पड़ा है, आंसर आ गया 45। मैंने बोला ARR ऑफ 2, तो ARR के सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? सेकंड इंडेक्स पे ट्रू पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आ गया ट्रू। तो एक बार एक्सेस करने की कोशिश भी करते हैं एरे को। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि BRR के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? तो मैंने बोला कि BRR के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? आपने बोला BRR के 0 इंडेक्स पे लव है, तो यानी यहाँ पर लव प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। BRR के 1 इंडेक्स पर क्या पड़ा है? BRR के 1 इंडेक्स पर 1 पड़ा हुआ है, तो 1 प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। BRR के 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा है? यहाँ पर ट्रू पड़ा हुआ है, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए भैया, बढ़िया। तो आपने जस्ट अभी सीखा कि एरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं इन 2 तरीकों से, और कैसे आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एरे में कैसे इंसर्शन करने वाले हैं, कैसे रिमूवल करने वाले हैं, कैसे सर्च करने वाले हैं, बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स जो हैं एरे के अंदर अवेलेबल हैं। एक बार उन बिल्ट इन मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एरे के अंदर कुछ पहले से ही दी हुई ताकतें हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में, वो ताकतों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पुश मेथड भी अवेलेबल है। अगेन मेथड और फंक्शन सेम टाइप की चीज़ मान सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज करने की नीड नहीं है। पुश है, पॉप है, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, स्लाइस होता है, स्प्लाइस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस, 3 मेथड्स, मैप होता है, फिल्टर होता है, रिड्यूस होता है, इसके बाद सॉर्ट भी होता है, उसके बाद इंडेक्स ऑफ भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसके बाद तुम्हारे पास आई थिंक इतना ठीक है। आई थिंक इतना ठीक है। फाइंड करना चाहो तो फाइंड भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फटाफट इनको वन बाय वन समझते हैं क्या होता होगा। तो पुश वाले मेथड से आप एरे के एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट मोस्ट साइड पे एरे के इंसर्ट कर सकते हैं पुश। और पॉप से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपका लास्ट आइटम होगा उसका आप रिमूव कर सकते हैं। तो एक बार विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट ही देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोड में चलते हैं। तो मैंने कहा अभी मेरे एरे की स्टेट क्या है, अभी मेरा एरे कैसे दिखता है? आपने बोला अभी आपका एरे जो है वो इस प्रकार दिख रहा है, लव 1 एंड ट्रू। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला BRR के अंदर पुश कर दो, क्या मतलब BRR के अंदर बब्बर पुश कर दो, तो यानी राइट मोस्ट साइड पे बब्बर आ जाना चाहिए। क्या बब्बर आया? बिल्कुल आ गया। अब मैंने कहा कि यार बब्बर इंसर्ट तो कर दिया, बब्बर को रिमूव करना है, BRR डॉट पॉप, और आपका राइट मोस्ट साइड से बब्बर रिमूव हुआ क्या? बब्बर रिमूव भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने पुश और पॉप 2 प्यारे से बेसिक फंक्शंस, बेसिक मेथड समझ लिए हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। शिफ्ट से क्या होता है? शिफ्ट से आप रिमूव करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, तो जो भी आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। अनशिफ्ट से क्या होता है? आप इंसर्ट करते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक एलिमेंट को, ठीक है। तो ये रिमूवल समझ लेते हैं एक बार। तो जब मैं कहता हूँ यहाँ पर कि BRR डॉट शिफ्ट, तो BRR डॉट शिफ्ट से क्या होने वाला है? जो भी आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा, यानी इस केस में लेफ्ट मोस्ट लव है, वो रिमूव हो चुका होगा। चेक करो, हाँ बिल्कुल रिमूव हो गया। और अनशिफ्ट से क्या होता है? BRR डॉट अनशिफ्ट, BRR डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ वैल्यू आपने डाल दी लव बब्बर, ठीक है। तो इस अनशिफ्ट से क्या होता है? आप ऐड कर पाते हैं वैल्यू लेफ्ट मोस्ट साइड में, तो 1 से पहले लव बब्बर आ गया होगा, चेक करो, बिल्कुल सही, ये भी आ गया। तो ये 2 और मेथड भी आपने फटाफट समझ लिए। अब स्लाइस के बारे में समझते हैं। तो स्लाइस की जब बात आती है, स्लाइस से साफ साफ पता लग रहा है कि आप एक नया पार्ट निकालने वाले हैं, आप एरे के अंदर से एक नया पार्ट निकालने वाले हैं, ठीक है जी। तो एक बार ये देखते हैं, शैलो कॉपी होगी यहाँ पे, डीप कॉपी नहीं होगी, ठीक है, इस नए पार्ट को निकालते हुए। तो मैंने बोला कि फटाफट चलते हैं, अभी मेरे एरे के अंदर 3 वैल्यू हैं, लव बब्बर 1 एंड ट्रू। मैं कुछ और वैल्यूज भी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने बोला BRR डॉट पुश 20, BRR डॉट पुश 40, BRR डॉट पुश 70, ठीक है। तो अब मेरे एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लव बब्बर 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, ट्रू 2 इंडेक्स पे है, 23 इंडेक्स पे है, 44 इंडेक्स पे है,
75 इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पर आकर कह दूँ BRR.slice 1 कॉमा या 2 कॉमा 4, इससे क्या होगा? तो 2 यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स है, 4 यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2, यानी ट्रू वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है और 40 वाले इंडेक्स पे खत्म करना है। तो ये वाला पार्ट मैं स्लाइस करके बाहर निकाल रहा हूं। कैच क्या है कि जो भी एंडिंग इंडेक्स दोगे यानी 40 वाला, वो एक्सक्लूड करना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो ट्रू से 40 तक के पार्ट को स्लाइस करने को कहा था, बट 40 को एक्सक्लूड करना है। तो आंसर में क्या आएगा? ट्रू एंड 20। चेक कर लो एक बार। इसको प्रिंट करवाता हूं, ठीक है? तो तुम्हारा ट्रू एंड 20 आने वाला है, ठीक है? क्योंकि ट्रू आपका 2 इंडेक्स पे है, 20 आपका 3 इंडेक्स पे है, 40 आपका 4 इंडेक्स पे है। 2 से 4 जाने को बोला, तो 2 से 4 मेरा इतना पार्ट बनता है, जिसमें 4 वाले पार्ट को मुझे एक्सक्लूड करना है। तो 40 वाले पार्ट को हटा दिया मैंने। तो 20 और ट्रू मेरा आंसर में आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो आपने स्लाइस मेथड भी इस प्रकार से सीख लिया है। अब आगे चलते हैं। अभी फिर दोबारा समझते हैं कि क्या स्टेट है भाई हमारे एरे की अभी। तो मैंने बोला अभी क्लियर कर लो एक बार और एक बार रन कर दो। तो ये मेरा करंट एरे की स्टेज है, ठीक है? अब अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड है स्प्लाइस। ये भी बड़ा प्यारा मेथड है यार। मैंने बोला SPLICE, बहुत प्यारा मेथड है। आप इस मेथड के द्वारा अपने एरे के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ भी रिप्लेस करवा सकते हैं, कुछ भी रिमूव करवा सकते हैं, किसी भी जगह पर करवा सकते हैं। कैसे समझते हैं? आ जाओ एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, तो मैंने लिखा BRR.splice और मैंने सिंपल से एक बात बोली। तो मैंने बोला लव बब्बर के बाद 2 वैल्यू रिमूव करनी है। तो लव बब्बर का कौन सा इंडेक्स आ रहा है? 1 इंडेक्स आ रहा है। तो 1 इंडेक्स से 2 वैल्यू रिमूव करो और वहां पर कुणाल इंसर्ट करो। तो मैंने यहाँ पर बोला कि 1 इंडेक्स से 2 वैल्यू रिमूव करो और वहां पर कुणाल इंसर्ट कर दो। तो क्या ये चलेगा? चल गया। 100 भी रिमूव हो गया, ट्रू भी रिमूव हो गया और 102 रिमूव हो गए, कुणाल आ गया। तो इसके द्वारा तुमने कुछ वैल्यू रिमूव कर दी, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी, वो भी अपने स्पेसिफिक पोजीशन पर आपने इंसर्ट कर दिया। एक बार फटाफट चलते हैं इस मेथड के ऊपर फटाफट। क्या हमने यहाँ पर ऐसे मेथड राइट डाउन किए हैं? नहीं किए हैं, तो मैं बात करके यहाँ पर स्प्लाइस वाले मेथड्स भी ऐड करवा दूंगा ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ पाओ। इसको ऐड करवा दूंगा, पेंडिंग है शायद, एक बार देख लेंगे। तो इस प्रकार आपने सीखा कैसे स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके आप एरे के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। लेट्स से मैं किसी को रिमूव नहीं करवाना चाहता था, तो मैंने बोला ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिमूव मत करो, पर हाँ कुणाल लगा देना यहाँ पे 1 इंडेक्स के बाद ना। तो आपने यहाँ पर रन किया, बढ़िया चल रहा है। तो 1 इंडेक्स पे कुणाल आ गया, बाकी रिमूव आपने कुछ भी नहीं किया। 1 इंडेक्स पे कुणाल आ गया और आपने रिमूव कुछ भी नहीं किया। देखो 1 इंडेक्स पे कुणाल आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला अब बहुत प्यारे 3 मेथड आने वाले हैं, इनको अलग से पकड़ते हैं। एक बार मैप, फिल्टर और रिड्यूस, एक बार समझते हैं कैसे काम करते होंगे। तो मैप की बारी आ रही है। तो मैप के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन है या एग्जिस्टिंग सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और उन सेट ऑफ वैल्यूज़ पर मैं कुछ फंक्शन रन करना चाहता हूँ, कोई प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला लेट्स से मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 10, 20 एंड 30। मैंने बोला मुझे इन सब के स्क्वायर्स दे दो, इन सब के मैथमेटिकल स्क्वायर दे दो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 100, 400, 900। चेक करते हैं कि हमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैप के द्वारा। चलो, तो मैंने बोला अभी तक जितना भी कोड है सारा कमेंट कर दो। तो हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया, लेट ARR इक्वल्स टू 10, 20, 30 एंड मैंने कहा कि इसके ऊपर मैप फंक्शन लगाना है, ठीक है? मैप में क्या करना होता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। तो कुछ भी नहीं है, हमने बोला कि मेरे पास इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट हैं 10, 20, 30। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस 10 को उठा के लाऊंगा और इस 10 से मैं स्क्वायर बना दूंगा 100, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी फंक्शन का यूज़ कर लिया है। मैंने बोला इस 20 को उठा के लाऊंगा और इस 20 का फंक्शन यूज़ करके इससे बना लूँगा 400। मैंने बोला 30 का यूज़ कर लूँगा, इससे फंक्शन का यूज़ करके इसको बना लूँगा 900। तो इस प्रकार से मैंने स्क्वायर बना लिए हैं और ये फंक्शन कहाँ पर पड़ा होगा? ये मैप के अंदर पड़ा होगा।
तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है। आपकी हर एक वैल्यू को वो उठाता है, आपके हर एक वैल्यू को वो उठाएगा और हर एक वैल्यू को उठा के जो आपने फंक्शन लॉजिक राइट डाउन किया मैप के अंदर, उससे प्रोसेस करवा के आपको रिटर्न करवा देगा। नहीं समझ में आया? कोड करेंगे समझ में आ जाएगा। तो हम गए कोड में, ये लिखा हुआ मैंने एरे, मैंने बोला एरे के ऊपर मैंने मैप फंक्शन लगाया और मैंने क्या लॉजिक बोला कि भैया मैप के अंदर क्या आ रहा है? इनपुट में क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है एक एरे के अंदर से, ठीक है? एक नंबर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और आपने बोला कि ये नंबर जो है, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने एरो फंक्शन। क्या रिटर्न करना है मुझे? मुझे इसका स्क्वायर रिटर्न करना है, नंबर स्टार नंबर। बढ़िया। तो ये आपके मैप के अंदर आपने एक फंक्शन राइट डाउन कर दिया। आपका जो भी एरे है उसके ऊपर ये मैप फंक्शन चला। मैप ने क्या किया? हर एक नंबर को उठाया एरे में से और उसके स्क्वायर को रिटर्न करवा दिया। पर ये स्टोर भी तो करना है किसी में। 10 का 100 बनेगा, 20 का 400, 30 का 900, एक एरे बन गया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आंसर एरे के अंदर स्टोर कर लिया। मतलब लेट आंसर एरे इज इक्वल्स टू, इस प्रकार से आपने स्टोर कर लिया इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया। मतलब चेक कर लेते हैं प्रिंट करा के आंसर एरे को। आंसर एरे, इसको मैंने रन करवा दिया। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। या लेट्स से मैप के द्वारा बस मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मतलब मैप के द्वारा सिर्फ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा? ARR डॉट मैप, और मैंने बोला जो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर आ रहा है उस नंबर को बस मैंने कुछ नहीं किया, उस नंबर को बस मैंने प्रिंट करवा दिया। मैंने बोला नंबर बस एक +1 कर देता हूँ, चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो 10 के लिए 11 प्रिंट हुआ, 20 के लिए 21, 30 के लिए 31, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है? क्या मैं यहाँ पे इंडेक्स भी ले सकता हूँ कि मेरे पास एरे का नंबर आ गया और इंडेक्स आ गया, और यहाँ पर मैं नंबर प्रिंट कर देता हूँ और नंबर के बाद उसका इंडेक्स प्रिंट कर देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है मेरे पास मैप के अंदर? क्या ये पॉसिबल है? बढ़िया, ये भी पॉसिबल है। 10 जो है 0 इंडेक्स पे है, 20 जो है 1 इंडेक्स पे है, 30 जो है 2 इंडेक्स पे है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप एरे का नंबर जो वैल्यू है, जो भी है वो गेन कर सकते हैं, साथ में उसका इंडेक्स चाहें तो वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका मैप फंक्शन चल रहा होता है। बहुत प्यारी चीज़ है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे इस मैप को, ठीक है? अगली मेथड, बिल्ट इन मेथड पर चलते हैं, जो कि क्या है? फ़िल्टर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है फ़िल्टर, तो आपके पास कुछ बहुत सारा डेटा है, 10 है, 21 है, 20 है, 14 है, 25 है, 27 है। आप इस डेटा को किसी फ़िल्टर के द्वारा निकालने वाले हैं। आप इस डेटा को किसी फ़नल के अंदर डालेंगे और वो फ़िल्टर आउट होके कोई एक डेटा बन जाएगा कि भाई 10 आ गया, 20 आ गया, 14 आ गया, ये सारे इवन नंबर हैं, या फिर मेरे पास 21 आ गया, 25 आ गया, 27 आ गया, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो फ़िल्टर का यही लॉजिक है। आपका एरे ये रहा, ठीक है? 1, 2, और आपके एरे के ये नंबर जाएँगे आपके फ़िल्टर के पास, और फ़िल्टर ने एक लॉजिक, एक फ़ंक्शन के फ़ॉर्मेट में रखा हुआ होगा। तो 1 जो है इस फ़ंक्शन पे गया और फ़ंक्शन ने बता दिया कि इसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है। 2 जो है फ़ंक्शन के पास गया और फ़ंक्शन ने बता दिया कि इस 2 को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है। समझ में अच्छे से तब आएगा जब कोड पे चलेंगे, तो कोड पे चलते हैं फटाफट, ठीक है? तो ये मेरे पास एक एरे है 1, 1, 2, 1, 4, 4, 5, 1, ठीक है? मैंने कहा इवन नंबर निकालने हैं जी, तो हमने बोला कि ARR पे हमने एक फ़िल्टर लगा दिया। अच्छा, कौन सा फ़िल्टर? भैया मेरे पास एरे के अंदर से नंबर आ रहे हैं और मैंने क्या बोल दिया? कि अगर ये जो नंबर है ये mod 2 इक्वल टू 0 दे रहा है मुझे, तो mod 2 अगर 0 आ जाए किसी भी नंबर का तो वो एक इवन नंबर माना जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा? इस नंबर को इंक्लूड कर लो, ठीक है? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि अगर कोई नंबर का mod 2 जो है वो इक्वल टू 0 है, यानी कि इवन नंबर है, तो अगर किसी भी नंबर को 2 से मॉड करोगे, 0 अगर आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया, तो वो इवन नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो इस केस में आपने रिटर्न ट्रू कर दिया, और इस केस में आपने क्या बोल दिया? रिटर्न फॉल्स, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपने सेट कर दी। पर अगेन आंसर किस में स्टोर होगा? आंसर तो भैया आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आंसर एरे, या मैं बोल सकता हूँ कि इवन एरे, ठीक है? और आपने फिर नीचे जाकर इस इवन एरे को प्रिंट करवा दिया। चेक करते हैं। बढ़िया। तो इस पूरे एरे में से आपने 10, 20, 30 और 44 चारों इवन नंबर निकाल लिए। ये एक तरीका हो गया। अगेन क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो रादर देन राइटिंग दिस इफ एंड एल्स केस, आप सीधा-सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप सीधा लिख सकते थे यहाँ पर इस प्रकार से, सिर्फ कंडीशन राइट डाउन कर सकते थे कि रिटर्न नंबर mod 2, ठीक है?
अगर आप सिर्फ कंडीशन में राइट डाउन करते तब भी बात बन जाती, तब भी बात बन जाती, तब भी सही चल रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है। तो आपने फ़िल्टर के बारे में जस्ट समझिएगा कैसे आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कैसे आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। या फिर कुछ और करते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं, इसको भी एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, लेट ARR इज़ इक्वल्स टू 1 भी है, 2 भी है और लव भी है और कुणाल भी है और मैंने बोला ट्रू भी है या फिर मैंने बोला एक अनडिफाइंड डाल देते हैं इसके अंदर या फिर नल वैल्यू डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, पर मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवानी है, फ़िल्टर करनी है, ठीक है? तो मैंने बोला ARR डॉट फ़िल्टर और मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगा दिया कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है एरे में से और उस वैल्यू के साथ मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर तो वो टाइप ऑफ जो वैल्यू है, अगर टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो क्या करने वाले हैं हम? तो क्या करने वाले हैं? क्या किस्मत है, कुणाल का कॉल भी आ गया भाई, कुणाल का नाम लिखते ही, बढ़िया, उठाएँगे नहीं पर। रिटर्न ट्रू और एल्स केस में आपने क्या बोला? रिटर्न फॉल्स। तो देखते हैं क्या पता ये चल जाए, तो क्या पता चल जाए, एक बार चेक करते हैं। लेट आंसर इज़ इक्वल्स टू दिस और आपने बोला CLG आंसर, बढ़िया। तो इस लॉजिक के हिसाब से मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सारी फ़िल्टर आउट होनी चाहिए। क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू फ़िल्टर आउट हुई? फट गया, चेक करते हैं। इवन एरे इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं पर इवन एरे वाली लाइन रह गई है, बढ़िया। इसे कमेंट करते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं, यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट JS करते हैं, खाली एरे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ मित्रों? आई थिंक हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है? अब चला के देखते हैं, बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने इसे कंपैरिज़न करके देख लिया। अगर यहाँ पर मैं नहीं लेता यार ये, तो इस प्रकार से बात बन जाती क्या? लूज़ इक्वालिटी के अंदर? लूज़ इक्वालिटी के अंदर भी बात नहीं बनती दोस्त। आपको इसी प्रकार से इसको एक स्ट्रिंग बना के लेना पड़ता, तब बात बनती, ठीक है? तो इस प्रकार से आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि आप अगर फ़िल्टर आउट करना चाहें स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ को, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नंबर फ़िल्टर आउट करने हैं। तो क्या मैं नंबर फ़िल्टर आउट कर पा रहा हूँ? नंबर फ़िल्टर आउट कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं मैप और फ़िल्टर, तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है। रिड्यूस के बारे में बात कर लेते हैं। रिड्यूस अगेन बड़ा प्यारा मेथड है, बड़ा प्यारा बिल्ट इन मेथड आपके पास अवेलेबल है एरे के अंदर। अगेन मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको शायद देखने को ना मिले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, बट हाँ, आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से काम कर रहा होता है। तो लेट्स से आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं एंड एट द एंड आपको एक सिंगल आउटपुट वैल्यू निकाल के लेके आना चाहते हो, तो आप वहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास ये एक एरे है, मेरे पास ये एक एरे है और मैंने बोला कि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं जी 10, 20, 30 एंड 40 और मुझे इनका सम चाहिए, तो मैं रिड्यूस के द्वारा ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है? तो रिड्यूस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्यूमुलेटर, एक प्रकार का वेरिएबल होता है और एक करंट वैल्यू नाम का वेरिएबल होता है। दो चीज़ें आपके पास होती है। एक्यूमुलेटर आप चाहें तो खुद से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद से इनिशियलाइज़ करेंगे तो लेट्स से 0 से कर दिया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो गई। अगर लेट्स से आप खुद से इनिशियलाइज़ नहीं करते तो एक्यूमुलेटर आपके पहले एलिमेंट की वैल्यू को ले लेता है। अगर खुद से करते हैं तो खुद से फिर वो 0 वैल्यू को ले लेगा, जो भी तुम इंसर्ट करोगे वो इंसर्ट करेगा। अगर एक्यूमुलेटर जो है उसका आपने इनिशियलाइज़ कर दिया है तो करंट वैल्यू जाके आपके पहले एलिमेंट ले लेगा। अगर एक्यूमुलेटर ने आपका पहला एलिमेंट ले लिया है तो करंट ने आपकी सेकंड वैल्यू ले ली होगी। अगर कंफ्यूज हो गए हो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि अगर लेट्स से ये तुम्हारा एक एरे है जहाँ पर कुछ वैल्यू पड़ी है, ठीक है? यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। सो लेट्स से एक्यूमुलेटर जो है उसको तुमने इनिशियलाइज़ कर दिया है Y के साथ। तो उस केस में करंट कहाँ पर होगा? उस केस में करंट A पर होगा। बट लेट्स से एक्यूमुलेटर को तुमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है। अगर तुम इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो खुद से पहली वैल्यू से खुद को इनिशियलाइज़ कर लेगा और अगर एक्यूमुलेटर A पर चला गया है तो करंट जो है वो अपने आप B पर चला जाएगा। इस प्रकार से ये दो इंस्टेंस में तुम्हारा ये रिड्यूस का लॉजिक बिहेव कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से रिड्यूस के लिए कोड लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से रिड्यूस कैसे काम करता है। तो अपन ने कर दिया है इसको कमेंट, इसको कर दिया है क्लियर और हम आ गए हैं यहाँ पे। हमने बोला कि मेरे पास एक एरे है लेट ARR इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। इनको प्लस करोगे तो आंसर में 100 आना चाहिए, ठीक है? इनका सम 100 बनता है। तो मैंने बोला ARR डॉट रिड्यूस, ठीक है? तो आप इस पूरे एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल आउटपुट वैल्यू लाना चाहते हैं बेसिस ऑन योर लॉजिक। तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे आपने पास कर दिया एक्यूमुलेटर आपका करंट, ठीक है? और ये दोनों वैल्यू के आधार पर आपने यहाँ पर एक फंक्शन राइट डाउन कर लिया होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस फंक्शन के बाद आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू बेसिकली आपके एक्यूमुलेटर की
इनिशियलाइज़ वैल्यू है। तो जो आप 0 पास कर रहे हैं उस वैल्यू से आपका एक्यूमुलेटर 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और लेट्स से आप यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं जी हम तो ACC प्लस CRR। तो इस लॉजिक के द्वारा आपने क्या कर लिया होगा, आपने ओवरऑल सम निकाल लिया होगा। नहीं यकीन, चलो चेक करके देख लो। अभी ड्राई रन करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना कि भैया समझ नहीं आया क्या कर दिया है आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर, इनका सम जो है वो 100 बनता है, 100 आना चाहिए। क्या चल रहा है, बढ़िया, सही चल रहा है। सवाल है कहे चला भैया समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। मैंने कहा चलो दोबारा समझा देते हैं। तो हमने कहा कोड देखते हैं क्या लिखा है। हमने लिखा है लेट ARR इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40। इंडेक्स वाइज ये 0 इंडेक्स, सॉरी गाइस, इंडेक्स वाइज ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है। आगे क्या लॉजिक लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि लेट आंसर इज इक्वल्स टू ARR डॉट रिड्यूस, और आपने यहाँ बोल दिया एक्यूमुलेटर ये रहा, करंट वैल्यू ये रही, और इनके बीच का लॉजिक जो है वो ये रहा। एक्यूमुलेटर को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 के साथ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया ACC प्लस CURR, बहुत बढ़िया। रन कैसे हो रहा है समझते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपका ये एरे बन गया, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिया, ये रहा जी हमारा एरे। इस एरे के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, और इन 4 ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसका नाम ARR है। आप आए यहाँ पर आंसर निकालने, आंसर निकालने के लिए आपको रिड्यूस फंक्शन चलाना पड़ा। रिड्यूस के लिए आप गए इस प्रकार, आपने एक्यूमुलेटर को 0 वैल्यू असाइन कर दी है। तो आपके एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0। आपने खुद से असाइन कर दी है, तो करंट जो है वो अपने आप पहले एलिमेंट पे चला गया। पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 10, ठीक है। तो आंसर क्या रिटर्न हो गया, ACC प्लस CURR दैट इज 0 प्लस 10। तो ये वैल्यू किसके अंदर आ रही होती है, ये पूरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर होती है, सिंगल आउटपुट वैल्यू। कौन है वो सिंगल आउटपुट वैल्यू, एक्यूमुलेटर ही तो है। तो ये 0 प्लस 10, 10 किसके अंदर स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। अब करंट ने ये वाला प्रोसेस कर लिया, अब करंट कहाँ चला गया, 20 पे। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 20। आपने बोला दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 20 30 आ गया। तो आपका एक्यूमुलेटर 30 बन गया, बहुत बढ़िया। करंट ने इसको प्रोसेस कर लिया, करंट चला गया आगे, करंट आ गया 30। तो करंट आ गया 30, आपका आंसर बन गया 30 प्लस 30 दैट इज 60, और यानी एक्यूमुलेटर आपका क्या बन गया, 60। करंट जो है यहाँ से हट के आगे आ गया 40 पे, तो आपके करंट की वैल्यू क्या हो गई, 40। आंसर बन गया 60 प्लस 40 यानी कि 100। आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 100। आगे जाने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू रिटर्न हो गई आंसर के अंदर। दैट्स वाई आपका आंसर 100 प्रिंट कर रहा था। आई थिंक समझ में आएगा कैसे आपका रिड्यूस मेथड काम कर रहा होता है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें बची हुई है। हमने अभी तक पुश डिस्कस कर लिया, पॉप डिस्कस कर लिया, शिफ्ट डिस्कस कर लिया, अनशिफ्ट कर लिया, स्लाइस, स्प्लाइस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस सब कर लिया। सॉर्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट्स से मेरे एरे के पास कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने बोला एक एरे क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। मैंने बोला लेट ARR इज इक्वल्स टू 9, 1, 7, 4, 2, 8, ठीक है। तो ये सॉर्टेड नहीं है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ARR डॉट सॉर्ट। और अब अगर मैं अपने एरे को प्रिंट कराऊंगा तो सब कुछ मुझे सॉर्टेड मिलने वाला है, यानी कि 1, 2, 4, 7, 8, 9। चेक कर लो, बढ़िया। तो आपने सॉर्ट कर लिया इस प्रकार से। होमवर्क है आपके लिए, आपको होमवर्क देता हूँ फटाफट। तो होमवर्क ये है कि मैंने जो सॉर्टिंग करी है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ। आप मुझे बताओ कि हाउ टू डू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे वाले क्रम में कैसे आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये बताएंगे, और जिसने सबसे पहले बताया उसे हम फटाफट से कोड सेंड करवा देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बचा हुआ है, इंडेक्स ऑफ वाला मेथड। अगेन आपकी कोई वैल्यू है, वो वैल्यू किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है वो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे एरे कहाँ पे, ये ठीक है, ये मेरा अपडेटेड एरे है। 9 कौन से इंडेक्स पे है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने बोला अगर मैं 9 का इंडेक्स मांगूंगा तो 5 प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने बोला इंडेक्स ऑफ ARR डॉट इंडेक्स ऑफ 9। तो क्या 5 इंडेक्स आ रहा है, येस और नो, बढ़िया। तो इसका मतलब यह है कि तुम किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना चाहो तो इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, लास्ट इज फाइंड। आपको कुछ फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है दोस्त, एक आपको होमवर्क में दे दिया हमने, ठीक है। खुद से जाएंगे और सोचेंगे कि ये फाइंड वाला मेथड कैसे वर्क करता होगा एरेस के ऊपर,
और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि भैया फाइंड कैसे चला। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, जीपीटी करो और गूगल करो और समझो कैसे करना। ठीक है, तो एक एक और मेथड हमारा पेंडिंग है अभी, पर उसको लूप्स के अंदर तुम कंसिडर कर लो चाहे तो। फॉर ईच, और हम फॉर इन पढ़ने वाले हैं और हम फॉर ऑफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर ईच की बात कर लेते हैं। फॉर ईच एरे के हर एक सिंगल वैल्यू के लिए आप कुछ अगर ऑपरेशन करना चाहें तो फॉर ईच के द्वारा कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि ये रहा मेरा एरे, एरे इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास है। मैंने बोला इसके ऊपर मैं एक मेथड चला सकता हूँ फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर आप बता देंगे क्या करना चाहते हैं आप इस हर एक वैल्यू के लिए। मैंने कहा बहुत सिंपल है, मेरे पास एरे के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है और उसका इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ भाई, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया कि मेरे को प्रिंट करना है कि नंबर ऐसे वैल्यू इंडेक्स पे प्रिंट करना हो तो। ठीक है, तो क्या इस प्रकार से हम सॉल्व कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 20 जो है वो इंडेक्स 1 पे है, 30 जो है वो इंडेक्स 2 पे है। तो फॉर ईच के द्वारा अगर तुम एरे के हर एक एलिमेंट पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, इस प्रकार से एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो। एक तरीका तुम्हारे पास ये है। तुम अगर चाहो तो एक और तरीके से भी तुम कर सकते हो। लेट्स से तुम एरे की लेंथ निकालना चाहो तो एरे की लेंथ कैसे निकलती है? बड़ा सिंपल है, ARR डॉट लेंथ। जैसे स्ट्रिंग के अंदर तुमने किया था सेम उसी प्रकार से, इंट नहीं होता यहाँ पे, लेट होता है। ठीक है, तो तुमने एरे की लेंथ निकाल ली। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि लेंथ, और यहाँ मैंने बोला कि लेंथ, और चेक करते हैं कि एरे की लेंथ 3 आ रही है कि नहीं। लेंथ 3 आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लूप किस प्रकार हो सकता है? जो हमने ट्रेडिशनल लूप फॉर लूप पढ़ा हुआ है उसके एरे पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। तो हमने बोला कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। हमने बोला कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है एरे के। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एरे का जो साइज होता है, एरे का साइज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स 4 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो हमने बोला हमारा इंडेक्स जाएगा तुम्हारे एरे की लेंथ तक और आई प्लस प्लस इंडेक्स प्लस प्लस, पहले 0 इंडेक्स आएगा फिर 1 फिर 2। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लूप है और इसके द्वारा तुम एरे पे इसके द्वारा तुम एरे पे ट्रैवर्स कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। नहीं यकीन चेक करके देख लो, इसे कमेंट कर देता है एक बार। तो आई लिख दिया गलती से मैंने यहाँ पे, इंडेक्स लिख देते हैं फटाफट। मैंने बोला क्लियर कर दो, मैंने बोला चला दो। तो इस प्रकार से हमने एरे को प्रिंट कर लिया यूजिंग माई ट्रेडिशनल फॉर लूप। 10 20 30 प्रिंट हो गया। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, फॉर ईच लूप के द्वारा करना चाहो उससे कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने फॉर ट्रेडिशनल वाला लूप देख लिया, फॉर ईच वाला लूप देख लिया। फॉर इन की बात करते हैं। फॉर इन की बात करते हैं तो तुम्हारे पास लेट्स से कोई भी एनुमरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी तुम्हारे पास एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ है जैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं, और तुम उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आइट्रेट करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो वो एक बार करके देख लेते हैं। तो फटाफट से पहले इसे अनकमेंट करते हैं। इसे अनकमेंट कर दिया हमने और फिर हमने बोला कि यहाँ पर लेट्स से फॉर इन लूप चलाना चाहता हूँ। तो हमने बोला फॉर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी कीज़ हैं, तो हमने की ले लिया की इन दिस ऑब्जेक्ट, एंड हमने क्या किया उस सारी कीज़ को प्रिंट कर दिया। तो कीज़ कौन कौन सी थी मेरे पास? नेम, एज, वेट, हाइट, ग्रीट। तो ये सब प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो रहा है? नेम, एज, वेट, हाइट, ग्रीट, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और लेट्स से मैं इन कीज़ के साथ ना इनकी वैल्यूज़ भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो वैल्यूज़ भी प्रिंट कराते हैं, तो मैंने बोला OBJ और ये की भेज दी। ठीक है, तो इनके बाद इनकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, चेक करते हैं। तो नेम लव है, एज 25 है, वेट 65 है, हाइट इतनी है जी, ग्रीट में आपने फंक्शन राइट डाउन किया, वो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ पर आइट्रेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग फॉर इन लूप। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमें, बहुत बढ़िया। द लास्ट वन इज फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप अगेन, जैसे तुम्हारे पास आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके ऊपर तुम आइट्रेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देना भैया, जैसे एरेज हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, जैसे एरेज हो गया, जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, इनके ऊपर तुम आइट्रेट कर सकते हो। तो इनके ऊपर आइट्रेट करने के लिए तुम चाहो तो फॉर ऑफ लूप का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो लिखना ही नहीं है, मैंने बोला लेट्स से यहाँ पे एक एरे है 10, 20, 30, 40, और मैंने बोला फॉर ऑफ लूप लगाना चाहता हूँ। लेट वैल्यू ऑफ ARR, और आपने बोल दिया कि भाई मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ख़त्म। तो क्या पर 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपने संभाल लिया। या लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पकड़ ली, लेट फुल नेम इज इक्वल्स टू BABBAR, और आपने लूप चला दिया फॉर लेट वैल्यू ऑफ फुल नेम CLG वैल्यू, और रन करते हैं इसको।
क्या बढ़िया चल रहा है। इसने हर एक कैरेक्टर सिंगल सिंगल लेके प्रिंट कर दिया, BABBAR, बढ़िया। तो आपने ये तीनों लूप भी देख लिए किस प्रकार से काम करते हैं। आपको कोई पूछे कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल क्या होता है, डू व्हाइल क्या होता है, फॉर इन क्या होता है, फॉर ऑफ क्या होता है, फॉर ईच क्या होता है, सब के सब एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी हमने सिखा दिए हैं। एंड द लास्ट वन इज जो हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर, वो है फंक्शंस, कि एरेज फंक्शंस में कैसे पास कर सकते हो, एरेज फंक्शंस के साथ कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। एक बार ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एरे में बहुत सारे नंबर्स हैं और मैं उन सब नंबर का सम निकाल के लाना चाहता हूँ। देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। तो इसे कर लेते हैं क्लियर, और हमने बोला यहाँ पर कि मेरे पास एक एरे है। मैंने बोला लेट ARR 10, 20, 30, 40, 50, 150 आंसर आना चाहिए सम का। चेक करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन राइट डाउन कर दिया, मैंने एक फंक्शन लिख दिया गेट सम, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने ये एरे पास कर दिया, बहुत बढ़िया। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला कि एक लूप चलाता हूँ। पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूँ एरे की। मैंने बोला इंट तो लिखता ही नहीं है, लेन इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। तो आपने एरे की लेंथ निकाल ली। आपने ट्रेडिशनल लूप चलाया, फॉर इंट नहीं लिखते हैं, इंट लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन लेंथ, इंडेक्स प्लस प्लस। इस ट्रेडिशनल लूप के द्वारा तुम एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हो और तुमने सिंपल सी बात बोली आपको सम निकालना था। तो आपने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल जो है 0 से इनिशियलाइज कर लिया। आपने बोला जो भी तुम्हें भैया मिल रही है वैल्यू, उस वैल्यू को प्लस कर दो इस सम के अंदर, खत्म। और आपने इस सम को रिटर्न कर दिया, बढ़िया। तो ये जो फंक्शन है ये आपके एरे के ऊपर ट्रैवर्स करके सारी वैल्यूज को प्लस करके लाकर देता है और रिटर्न करवा देता है। तो मैंने यहाँ बोल दिया लेट टोटल सम इज इक्वल्स टू गेट सम, और आपने एरे पास कर दिया। क्या ये मुश्किल था? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि ये मुश्किल था भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सम प्रिंट किया। आपका आंसर 150 आना चाहिए। क्या आंसर 150 आ रहा है? 50 आ रहा आंसर 50 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई आंसर 50? कहाँ पर गलती कर दी हमने? एरे ऑफ 0 लिख दिया भैया आपने, एरे ऑफ इंडेक्स आएगा ना यार, 0 थोड़ी होगा, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने 150 सम निकाल लिया है और सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगेन थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला फिर से हटा दो इस लॉजिक को पूरे के पूरे को, और ऐसा करते हैं कि हम एरे के ऊपर फॉर ईच लूप लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ARR डॉट फॉर ईच, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, और उस वैल्यू को मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक सम वैल्यू ले ली कि लेट सम इज इक्वल टू 0। थोड़ा जो भी वैल्यू आ रही है उसको सम के अंदर प्लस करते जाओ बस, और कुछ मत करो, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है सम में प्लस करो, एट द एंड सम को रिटर्न करवा देना, खत्म। ये भी तरीका है तुम्हारे पास, चला के देख लो। नहीं गड़बड़ है इसके अंदर, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? फॉर ईच वैल्यू दिस 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 दिस, ARR डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। सिंटेक्स में मिस्टेक कर दी हमने, ई छोटा लिख दिया हमने, ई छोटा लिख दिया। 150 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से तुमने ये क्रिएट कर लिया है दोस्त, या फिर बस ठीक है सॉल्व कर लो। इस फंक्शन को कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, लेट्स से वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो तो इस प्रकार से तुमने क्रिएट कर लिया। एक तरीका तुम्हारे पास ये था, ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो। या फिर तुम एरो फंक्शन क्रिएट करना चाहो तो भैया ऐसे एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, ऐसे भी चल जाएगा। तो ये सारे सिंटेक्स तो मैं समझा दिया मैंने, एरे कैसे क्रिएट होता है, फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं। बाकी अभी हम और चीज़ें पढ़ेंगे, अभी कुछ टॉपिक्स फंक्शंस के पेंडिंग है, हम पढ़ेंगे अभी कॉल बैक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल स्कोपिंग पढ़नी है, वेरिएबल होस्टिंग पढ़नी है, फंक्शन होस्टिंग पढ़नी है, कॉल स्टैक पढ़ना है, फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों कहता है, ये सब पढ़ना, चिंता नहीं करनी, कुछ स्किप नहीं होगा, सब कुछ पता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा विश्वास रखना है, ठीक है। तो फंक्शंस किस प्रकार से एरेज के साथ काम करते हैं, कैसे एरे को फंक्शन में आप पास करते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, कैसे आप वैल्यू रिटर्न करते हो, कैसे आंसर स्टोर करते हो, कैसे आंसर प्रिंट करते हो, सभी आपने देख लिया है, ठीक है। अभी जैसे और प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है। अभी हमने कोड हेल्प के ऊपर एक सेक्शन एक्टिव किया हुआ है, जो कि है ये डेव चैलेंज वाला। तो इस डेव चैलेंज के अंदर हमने बहुत सारे चैलेंजेस ऐड करें हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के स्पेसिफिक बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो एक बार कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं पहले, फिर वहाँ पर चैलेंजेस सॉल्व करने चलेंगे, तुम्हारी जावास्क्रिप्ट कैपेबिलिटीज और इंप्रूव करा देंगे और एनहांस करा देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा बहुत कुछ, जैसे स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप और प्राइमिटिव टाइप में क्या फर्क होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, एरे क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, एरे के बिल्ट इन मेथड पढ़े आपने, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, फॉर ईच, स्प्लाइस, स्लाइस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इंडेक्स ऑफ। तो
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी, फाइंड आपको होमवर्क में दे दिया गया। फिर आपने पढ़ा लूप्स के बारे में, फॉर इन कैसे चलता है, फॉर ऑफ कैसे चलता है, एंड एरे फंक्शंस के साथ कैसे काम करता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, आई थिंक मज़ा होगा, आई थिंक समझ में बहुत कुछ आया होगा। कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़ बिल्कुल प्रकट करें, क्योंकि दोस्तों आपके व्यूज़ से ही मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स जो होते हैं, समझ में आ गया भैया, उससे मोटिवेशन मिलती है, लगता है कि हाँ, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है उधर बैठकर, तो फिर और पढ़ाने का मन करता है और वीडियोज़ बनाने का मन करता है, ठीक है? जाने से पहले एक शाउट आउट टू आवर कोर्स सुप्रीम 3.0। तो जिसको नहीं पता, तो कोड हेल्प पर हमने डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का एक कोर्स जिसका नाम है सुप्रीम 3.0 लाइव सेशंस होंगे उसमें। इन केस यू वांट टू लर्न डीएसए, तो आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और मिलेंगे आपसे आपकी पहले लाइव क्लास के अंदर मित्रों। इस क्लास में इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।